हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 133 ब्लॉक 5 यूनिट 13 दैट इज़ कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन द नेचर ऑफ स्टेट। तो हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में ये बताया गया कि स्टेट एक सेंट्रल इम्पॉर्टेंस है पॉलिटिकल साइंस में। अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसकी डाइवर्स डिबेट्स के ऊपर फोकस करते हैं तो उसकी नेचर ऑफ स्टेट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। वो जब हम नेचर ऑफ स्टेट देखते हैं तो वहाँ पे वो एड्रेस करती है पार्ट इन द सोसाइटी, ठीक है, वो एक पार्ट है सोसाइटी का, ठीक है, ये बताता है। अगर हम ट्रेडिशनल डिबेट्स की सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहला आता है क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। अगर ट्रेडिशनली देखें, मतलब पहले के टाइम पे देखें तो 19th सेंचुरी में इसको एक फिलोसॉफी या एक पॉलिटिकल प्रोग्राम की तरह देखा जाता था, क्लासिकल लिबरलिज्म को, ठीक है। ये एक कोर वैल्यू था जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म को फोकस करते थे, रेशनलिटी, फ्रीडम, चॉइस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कंसेंट, टॉलरेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में कवर अप होती थी। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिविजुअल फ्रीडम को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। तो इनका जो एक सेंट्रल अजम्पशन था वो ये था कि एक जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, वो एक रेशनल या इगोइस्टिक बिंग होते हैं, जिसके अंदर एक ईगो होता है, एक रेशनलिज्म वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर हम उसके इंटरेस्ट को बेटर या बेस्ट तरीके से जज करना चाहते हैं तो वो है उसकी फ्रीडम उसके प्राइवेट रिलेम में। मतलब स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए अपनी चीज़ों के लिए, अपनी प्राइवेट एरिया उसका जो है या प्राइवेट फ्रीडम जो है अपनी, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो इन्होंने मिनिमल इंटरफेरेंस की भी बात करी। मतलब ऐसा इन्होंने नहीं बोला कि स्टेट का बिल्कुल ही इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, नहीं, ओब्वियसली होनी चाहिए, बट स्टेट का इंटरफेरेंस भी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअल की फ्रीडम को हिंडर ना होने दे। मतलब वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, ना कि उनको मतलब कंट्रोल करने का, ठीक है। तो एक वॉचमैन की तरह जो प्रोटेक्ट करता है, ना कि इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ों में, कोई डिसीजन मेकिंग में उनका हाथ नहीं होता या उनके लिए तय नहीं करता, वो सिर्फ वॉच करता है कि उनको प्रोटेक्ट करने की चीज़ें करता है, ठीक है। तो उनके लिए स्टेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके पास कैपेसिटी होती है एस्टेब्लिश करने की या मेंटेन करने की, एक नेसेसरी जो इन्वायरमेंट होता है ना वो बनाना, ताकि फ्रीडम एंजॉय कर सके इंडिविजुअल। तो ये है इनका मानना। अगर हम मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करते हैं तो सेम जो है, मतलब थोड़ी बहुत तो उनकी आइडियोलॉजी सेम है, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म का, बट आफ्टर एंड ऑफ 19th सेंचुरी थोड़े से क्लासिकल से थोड़े से हटके इन्होंने चीज़ों को चेंज किया। जैसे कि इन्होंने ये बताया कि जो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है, कि बाहर से, ठीक है, बाहर से कोई कंस्ट्रेंट नहीं आना चाहिए, बल्कि जो भी हमारे सोशो इकोनॉमिक या अदर कंडीशन है उसमें एक पर्सन को एक मीनिंगफुल लिबर्टी मिलनी चाहिए, ताकि वो बाहर से प्रोटेक्टेड रहे, अपने अंदर या अपने टेरिटरी के अंदर में वो सेफ रह पा रहे, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेट का यहाँ पे काम है कि इन एक्सटर्नल एंटिटी जो है उनसे प्रोटेक्ट करना इनको, ठीक है। तो इन्होंने ये भी जस्टिफाई किया कि जो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, उसकी नेसेसिटी या फिर उसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है उसको जस्टिफाई किया इन्होंने, ठीक है। उन्होंने वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज भी इंक्लूड की, लाइक एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करवाना स्टेट का काम है, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, हाउसिंग एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ताकि एक इंडिविजुअल अच्छे से जी सके। मतलब ये सारी चीज़ें थी। एक लिबर्टी की बात हुई थी, सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं हुई थी, लिबर्टी की बात हुई थी, जहाँ पे एक पर्सन खुल के अपनी चीज़ें रख सकता है सामने, खुल के इंजॉय कर सकता है, बट नॉट फुल्ली कि बिल्कुल ही पागल हो गया वो खुला सांड है, वैसे वाली नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा बहुत क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म में, ठीक है। ओवरऑल लेकिन यही कंसेप्ट है कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं क्लासिकल प्लूरलिज्म की ओर। तो ये एक एक्सटेंशन है, अगर आप लिबरल ट्रेडिशन देखो ना तो उसकी एक्सटेंशन आप देख सकते हो, उसका बढ़ावा या थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। जिनका ये मानना है कि ग्रुप ना, मतलब जो ग्रुप होती है, मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस या वो ज़्यादा पावर होल्ड करती है रादर देन इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप जो होती है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, मतलब एक ब्लॉक की तरह काम करती है पॉलिटिक्स के लिए या स्टेट के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, मतलब बचपन में वो ब्लॉक्स वगैरह नहीं आते थे जिससे हम घर बनाते थे, तो वो ब्लॉक्स जुड़ के जब एक घर बनता है वो खूबसूरत लगता है। वो अकेला एक ब्लॉक अगर आप देखो तो वो अच्छी नहीं लगती, राइट। तो वो इस तरीके
तरीके से कि उन्होंने ग्रुप को इम्पोर्टेंस दिया रादर देन इंडिविजुअल। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि जो पॉलिटिकल पावर होती है वो डिस्पर्स होती है वेराइटी ऑफ सोशल ग्रुप में, मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप में वो बटी हुई रहती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के पास पावर है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो स्टेट है ना वो एक एसोसिएशन की तरह काम करती है, एक सोसाइटी की तरह काम करती है जो इंडिपेंडेंट है अपने टर्म्स में, उनके ऑरिजिन किस तरीके से हो सकते हैं उसके लिए वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी मतलब स्तर पे आके वो इंडिपेंडेंट है कि वो कुछ भी अपना ग्रुप बना सकते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस उसकी लॉयल्टी जो है वो सारी चीज़ों के लिए वो फ्री है कहीं ना कहीं, ठीक है, बट वो एसोसिएशंस या ग्रुप से ही बनती है ऐसा माना जाता है, ठीक है। हावेवर इनका ये भी मानना है कि स्टेट को जस्टिफाई करनी चाहिए कि वो जो अपनी पावर को जो एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी पावर जो वो उनके पास है, ठीक है, उसको जस्टिफाई करना चाहिए कि किस तरीके से वो इसको यूज़ कर रहा है, या जो भी कन्फ्लिक्ट वगैरह ऑकर होती है किसी भी 2 ग्रुप या 3 ग्रुप्स के बीच में, उसको किस तरीके से वहाँ पे एक मीडिएटर की तरह काम कर सके, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह काम कर सके, ठीक है। देन हम आ जाते हैं क्लासिकल मार्क्सिज्म का सिंपल सा फंडा वो क्लासलेस चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो इनका यहाँ पे भी क्लासिकल मार्क्सिज्म का ये मानना है कि जो स्टेट है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है जहाँ पे एक क्लास इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे जो भी इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास होती है वो डोमिनेट करती है बाकी छोटे छोटे इंटरेस्ट ग्रुप को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टेट को एक क्लास रूल की ऑर्गन की तरह देखते, एक नेगेटिव चीज़ों की तरह देखते कि स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो उनका ये मानना है कि जो भी बहुत सारे जो भी हायर अथॉरिटी या फिर हाई डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो हमेशा डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास के पास ही होती है, लोअर इकोनॉमिक क्लास के पास नहीं होती है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। देन ये था ओवरऑल जो हमने पढ़ लिया आइडियोलॉजी के बारे में। हम आ जाते कंटेम्प्रेरी डिबेट्स के बारे में। वो जब हमने पढ़ा था तो वो अर्लियर टाइम्स में जो था, ठीक है, उसका डिबेट था। अब कंटेम्प्रेरी डिबेट्स का देखते हैं। तो अगर आप देखो लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में अगर आप देखते हो तो जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई थी, बड़े बड़े गवर्नमेंट्स हुए थे, ग्लोबल में स्प्रेड हो गया था, मतलब कैपिटलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, डेमोक्रेसी वगैरह जो बिजनेस थी मार्केट इकोनॉमिक की उसकी पावर इंक्रीज़ होने लगी थी। इवन बहुत सारे पॉलिटिक्स छोटी छोटी पॉलिटिकल ग्रुप्स आने लगे थे अलग अलग, ठीक है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं नियो लिबरलिज्म का, ठीक है। तो नियो लिबरलिज्म इमर्ज हुआ था 1970s में और इनका फेट था इंडिविजुअलिज्म को लेके, क्योंकि लिबरलिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल फ्रीडम या इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। तो ये चीज़ें तो उनका नींव ही है, तो ये ख़त्म नहीं होगा, चाहे वो नया है पुराना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने मेन इनका जो कंसर्न या मेन इनका बिलीव है वो है इंडिविजुअलिज्म को लेके, फ्री मार्केट को लेके, या कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ ऑनरशिप टू प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी पर्सन का राइट टू ऑनरशिप है प्रॉपर्टी को लेके वो फुल्ली होना चाहिए, एब्सोल्यूट राइट होनी चाहिए, ठीक है, किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये लिबर्टी को एक प्राइमरी वैल्यू या मेन वैल्यू की तरह क्रिएट करते हैं, जहाँ पे एक इकोनॉमिक फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो बाकी फ्रीडम को एंजॉय कर सके, ठीक है। तो इनका ये मानना है नॉर्मली कि जो मार्केट होती है वो डिलीवर करती है वर्च्यू या फिर बेनिफिट प्रोवाइड करती है किसी भी स्टेट को, किसी भी पर्सन को, ताकि वो अपनी मेंटेनेंस को और ज़्यादा बढ़ा सके, बेटर कर सके, ताकि बाकी लोग ना बेटर तरीके से जी सके, जैसे कि टैक्स में रिडक्शन होना, डीरेगुलेशन होना, या कोई भी वेलफेयर प्रोविजंस वगैरह होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आती है ना हमारे यहाँ, बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह, वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होती है, तो ये सारी चीज़ें मतलब स्टेट मतलब ला सके ताकि इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर एक लिबर्टी एंजॉय कर सके, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। अब अगर हम नियो मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो इनका वो कैपिटलिस्ट मोड है, नॉर्मली हम मानते हैं कि स्टेट को एक कैपिटलिस्ट मोड की तरह समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी इनका ये कहना है कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कभी भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट नहीं होता, बल्कि कुछ डिस्टिंक्ट लेवल जो इकोनॉमिक लेवल होती है ना उसमें बट जाती है, लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, थ्योरेटिकल, किसी भी मॉडल में, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें है ये चीज़ें, बट वो बट जाती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये इंश्योर करते कि जो भी कैपिटलिस्ट सिस्टम का कंटिन्यूएंस है, ठीक है, उसमें स्टेट एक बहुत ही मेन रोल की तरह काम करती है, ताकि वो जो भी लेवल्स है ना सोशल फंक्शन का, कि वो छोटे ग्रुप है, बड़ी ग्रुप है, हायर अथॉरिटी है, लोअर अथॉरिटी है, उनके बीच में एक कोहेसिवनेस या उनके बीच में एक बाउंड्री की तरह मतलब काम करती है, ठीक है, काइंड ऑफ। तो उनका ये मानना है कि स्टेट जो, अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो उसमें जो स्टेट है वो न्यूट्रल नहीं है, वो मेंटेन करती है
जो भी एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको मेंटेन करती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर स्टेट का एग्जिस्टेंस होता है, मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो इनका नॉर्मल ये मानना है कि जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अगर कोई भी सोसाइटी है और वो स्टेट है, तो उस स्टेट में जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकनॉमी को फॉलो किया जाता है वहाँ पे कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट न्यूट्रल नहीं होती है। वो हमेशा हायर अथॉरिटी या हायर डोमिनेंट इकनॉमी को फोकस कर मतलब को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है रादर देन बाकी क्लास के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नियो प्लूरलिज्म की ओर। तो इसमें ये बताया कि इन्होंने जो क्लासिकल प्लूरलिज्म है ना वो कहीं ना कहीं सेम है इसके साथ। मतलब इन्होंने सेम चीज़ें बताई है कि जो ग्रुप होता है वो मेन होता है, मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। ठीक है, और जो स्टेट होती है वो फ्रेगमेंटेड होती है, बट बहुत सारी पर्टिकुलर ग्रुप्स होती है, बहुत सारी बिजनेस कॉरपोरेशंस होती है जो डोमिनेट करती है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को। तो अगर आप कैपिटलिस्ट इकनॉमी की बात करते हो तो जो भी गवर्नमेंट होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का हमारा एक गोल है, मतलब किसी भी कंट्री का एक गोल होता है कि इतना इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, तो उस चीज़ को कैसे गवर्नमेंट ऑर्डर में लेके आएगी या कैसे उस चीज़ को अचीव करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका मेन यहाँ पे ही है कि किस तरीके से इलेक्ट्रल पॉपुलैरिटी गेन करें ताकि वो जो भी है बिजनेस कॉरपोरेशन पर डिपेंडेंट होके हो सकता है, कोई प्रेशर ग्रुप के थ्रू हो सकता है, NGOs वगैरह के थ्रू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में कवर होती है। ठीक है, अब भले इनका मानना है कि जो पॉलिटिक्स होते हैं उसमें बिजनेस कॉरपोरेशंस एंड बाकी NGOs वगैरह या हायर अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट फिर भी ये कभी भी स्टेट को एक बिजनेस क्लास की तरह मतलब बिजनेस क्लास के थ्रू डोमिनेट हुई है ऐसा नहीं मानते। वो एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन की तरह उनको कवर करते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है। उनकी इंपॉर्टेंस से मतलब जैसे कि उनके सपोर्ट से जो बिजनेस कॉरपोरेशन है वो अगर मतलब कुछ भी ऐसा दे रहे, ठीक है, तो उसके रिसोर्सेज का यूज़ करके हम स्टेट जो है वो बेटर फंक्शनिंग के लिए मतलब वो चीज़ों को यूज़ कर सकती है ताकि बाकी लोग जो है जो लोअर साइड में उनको भी बेनिफिट मिले उसका। ऐसा इनका मानना है प्लूरलिज्म का। ठीक है, हम आ जाते हैं फेमिनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो फेमिनिज्म तो पर्सनल टॉपिक है यार मैं लड़की हूँ ना, व्हाटएवर। तो ये मेन एम्फेसिस रखते हैं इस चीज़ पे कि जो विमेन का ऑपरेशन है, मतलब किस तरीके से विमेन को दबाया जाता है या फिर इम्प्रूव उसको कैसे इम्प्रूव करना है, जो भी विमेन का सप्रेशन हो रहा है कहीं ना कहीं उस चीज़ को कैसे मतलब ओवरकम करना है, उस चीज़ पे फोकस करती है। ठीक है, तो इनके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। लिबरल फेमिनिज्म का अगर आप बात करें तो लिबरल फेमिनिज्म इंसिस्ट करती है कि दोनों मेन और वेमेन, ठीक है, उनके पास इक्वल राइट और लिबर्टीज़ होनी चाहिए ताकि वो मतलब चाहे वो वुमेन हो या मैन हो किसी को भी लीगल या पॉलिटिकल इक्वालिटी से डिनाई नहीं करनी चाहिए। दोनों इक्वल है, इक्वली उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, उनका ये मानना है कि स्टेट एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह फंक्शन कर सकती है ताकि वो इस चीज़ को अचीव कर सके। अगर स्टेट एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह काम करती है तो वो एक जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगी और जो विमेन का पार्टिसिपेशन है किसी भी चीज़ों में, चाहे वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक या चीज़ सोशल लाइफ में हो, उनका वो मतलब पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, वही अगर आप मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात करते हो तो मार्क्सिस्ट का मतलब हमेशा से वो रहा है कि लाइक डोमिनेटिंग या स्टेट को ना नेगेटिव वे में देखना। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का ये मानना है कि जो विमेन का ऑपरेशन है वो मैन के थ्रू या वैसा नहीं है, वो क्लास के वजह से या इकोनॉमिक रिलेशन के वजह से कि उन्हें इकोनॉमिक में फॉर्मल इक्वालिटी नहीं मिल पाती है, प्रोसीड्यूरल जस्टिस नहीं मिल पाती है। तो जो विमेन के डोमेस्टिक रोल है ना वो कहीं ना कहीं एक कैपिटलिस्ट इकनॉमी के वजह से हिंडर हो रही है कि अगर सोसाइटी कैपिटलिस्ट इकनॉमी को फॉलो नहीं करती है तो वो चीज़ें मतलब विमेन का सप्रेशन नहीं होगा। वो मतलब इकनॉमिक्स है या कैपिटलिस्ट इकनॉमी को फॉलो करती है, इसलिए कहीं ना कहीं विमेन सप्रेस होती है। ऐसा उनको माना गया है कि जो भी मेन होती है उनको फ्री टू वर्क, मतलब वो फ्री है किसी भी काम को करने के लिए, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, लेबर फोर्स, ये सारी चीज़ें मेन के अंदर में आते हैं, वहीं विमेन नहीं कर पाती। विमेन को एक घर तक सीमित रख दिया जाता है, ऐसा इनका मानना है। बट ये स्टेट को ना नेगेटिवली देखते हैं कि स्टेट जो है वो कभी भी एक क्लासलेस सोसाइटी को वही प्रमोट करती है, मतलब वही प्रमोट करती है कि मैन को पावर मिले और वेमेन को पावर ना मिले, ऐसे। ठीक है, वहीं अगर हम रेडिकल फेमिनिज्म की बात करते हैं तो ये जो भी ऑपरेशन ऑफ वुमेन है, मतलब जो भी
भी सप्रेश किया जाता है वेमेन को, वो पेट्रियार्की आइडियोलॉजी में देखते हैं कि जो भी हम अभी भी लड़ते हैं ना, पेट्रियार्की की वजह से सारी प्रॉब्लम है। और पर्सनली मेरा मानना है पेट्रियार्की सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वेमेन के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मैन के लिए भी है। बिकॉज उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो बर्डन आता है कि तुम्हें ही पूरा घर संभालना है इकोनॉमिक टर्म्स में। वेमेन का क्या है, वो तो नहीं भी कमाएंगे तो चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ वेमेन का नहीं, वेमेन को ये कि वो कर नहीं पा रही है, भले ही वो करना चाहती इसलिए उनको सप्रेस किया गया। और मैन को अगर वो नहीं भी करना चाहते या उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे, बट फिर भी उनके ऊपर वो प्रेशर रहता है कि उन्हें डालना पड़ेगा। तो आई थिंक पेट्रियार्की आइडियोलॉजी ही ख़राब है, पर्सनल बिलीव है, इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा। पेट्रियार्की एक्चुअल में आइडियोलॉजी ही ख़राब है, चाहे वो मैन के लिए हो वेमेन के लिए हो, दोनों को इसका टैग कर देना चाहिए। बेकार बना के रखा हुआ है। आखिर तो पेट्रियार्की का यहाँ ये मतलब है कि जो भी स्ट्रक्चरल डोमिनेशन होती है मेन का वुमेन के ऊपर, या सो भी पर्सनल लाइफ में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल या सेक्सुअल एग्जिस्टेंस में, किसी भी चीज़ों में ना वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करती है मेन के ऊपर, ठीक है, उनका एक डोमिनेशन होता है। तो इसलिए वो स्टेट को एक पेट्रियार्किकल स्टेट की तरह देखते हैं, जहाँ पे वैल्यूज़ या स्ट्रक्चर वो क्रिएट होती है या डोमिनेट होती है मेन के थ्रू, ठीक है। तो उनका नॉर्मल ये मानना है कि जो वेमेन होती है, जो डोमिनेट होती है, चाहे वो घर पे, मतलब ये मानना है कि जो वेमेन होती है वो हर जगह पे कहीं ना कहीं डोमिनेट होती है। वो घर पे होती है, बेडरूम में होती है, जॉब पे होती है, स्ट्रीट वगैरह पे होती है, एंड इवन थ्रू आउट सोशल लाइफ की भी अगर आप देखो तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेट ही होती है। तो ये चीज़ें होता है, एग्जिस्टेंस इनकी है, और आप प्रैक्टिकली भी देखो तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। पता नहीं है कब ख़त्म होगी, बट अभी भी एग्जिस्ट करती है, इवन इन द 21st सेंचुरी, जहाँ पे वी आर लाइक लिटरली लड़कियाँ काम भी कर रही है, हर चीज़ कर रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं डोमिनेशन है। प्रैक्टिकली देखो आप, इस पर मैं डिबेट नहीं कर सकती क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो लेट्स कम टू कम्युनिटेरियनिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। तो ये इमर्ज हुई थी 1980s में। अब ये दोनों एक बिलीव शेयर करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक सोशल एनिमल होती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ग्रुप या कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो ताकि वो रह सके, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अकेले नहीं रह सकता, लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी में अगर हम देखें तो जो कम्युनिटेरियंस है वो लिबरल मॉडल जो है ना, जहाँ पे एक कमिटमेंट होती है लिबरल्स का, स्टेट का, कि एक मतलब इंडिविजुअल राइट्स होनी चाहिए, पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, कॉमन गुड पे फोकस नहीं करते, तो उस चीज़ को रिजेक्ट करती है, ठीक है। जो कम्युनिटेरियंस है उनका मानना है कि नहीं, ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम कॉमन गुड की बात करते हैं, मतलब हर किसी का एक सामूहिक बेटरमेंट या पॉजिटिविटी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ज़रूरी है ग्रुप का फॉर्मेशन हो। कोई भी इंडिविजुअल ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनका ये भी मानना है कि स्टेट को डिफाइन करनी चाहिए या इन्फोर्स करना चाहिए कोई भी कंसेप्शन जो गुड लाइफ को दे सके, मतलब एक वे ऑफ लाइफ होती है पूरी कम्युनिटी की, ओवरऑल कम्युनिटी को, उसको किस तरीके से प्रमोट करना है, उसका कुछ तो डेफिनेशन या कुछ एनफोर्समेंट आना चाहिए, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। अगर वही हम मल्टीकल्चरलिज्म का देखते हैं तो वो फोकस करती है सेलिब्रेशन या रिकॉग्निशन का, मतलब जो भी दो इंटर रिलेटेड वैल्यू होता है ना, लाइक दो कल्चरल डिफरेंसेस के जो भी ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ आके, मतलब जब वो इंटर रिलेट करते कहीं ना कहीं जस्टिस के टर्म पे हो सकता है या फिर इक्वल राइट प्रोवाइड करने के टर्म्स पे हो सकता है, ये सारे सिटीजन्स को एथनिसिटी, रिलीजन, रेस या कल्चर, ये सारी चीज़ें सब परे एक मतलब बोलते हैं ना कि एक झंडे के अंदर हम सारे, लाइक इंडिया में इंडियन फ्लैग के अंदर हम सब आते हैं, ठीक है। भले ही कास्ट डिफरेंट हो, क्रीड, रिलीजन, शकल, सूरत, जेंडर, ये सारी चीज़ें भले डिफरेंट हो, बट जब इंडियंस बोलते हैं हम किसी को, तो डैट इज़ कि वो हमारे इंडिया का नागरिक है, हम बस एक की तरह देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी चीज़ को प्रमोट किया गया है, ठीक है, कि कल्चर्स भले ही बहुत सारे हो, बहुत सारी जेंडर्स वगैरह हो सकते हैं, बट स्टिल दे आर वन कम्युनिटी व्हेन वी जस्ट कंसीडर देम एज वन, ओके। देन स्टेट को है ना ये मानना, मतलब जो मल्टीकल्चरलिज्म है उनका ये मानना है कि जो स्टेट है उनको बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी आप बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जिसके थ्रू बहुत सारे जो डिसएडवांटेज कल्चरल ग्रुप है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मतलब अपना रोल अदा कर सके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रिसोर्सेज में। इवन स्टेट को एक पॉजिटिव रोल की तरह मतलब प्ले करना चाहिए, एक पॉजिटिव रोल, ताकि वो डेवलप्ड कर सके, या जो भी माइनॉरिटी ग्रुप है उनको भी प्रोटेक्ट कर सके उनकी राइट को, ताकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में यही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ये हमारा लास्ट यूनिट है इस बुक का, तो नेक्स्ट हम 1, 3, 4 कवर करेंगे। तब तक के लिए अपडेटेड रहना, एंड नोट्स आपको हमारे साइट पे मिल जाएंगे, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। देन चलो इस सब्जेक्ट के साथ विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।